हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। मैं थोड़ा सा बीमार हो रहा हूँ, उसकी वजह से थोड़ा सा स्लो बोलने की कोशिश करूंगा, बट आप लोगों के साथ क्वालिटी पर्पस कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो आज की इस रिव्यू वीडियो में हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं और आप लोगों के मन में जो भी डाउट्स आ रहे होंगे उन सभी डाउट्स को भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस आईपीओ में काफी अच्छे इंटरेस्टिंग पॉइंट हमको देखने को मिल रहे हैं। बट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सबसे पहले, जैसा कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस 11 को, टोली स्टाइल 11 सितंबर, क्रॉस 11 सितंबर एंड पीएन गैडजिल ज्वेलर्स 12 सितंबर, चार मेन लाइन आईपीओ एक साथ क्लोज होंगे। अगर हम एसएमई आईपीओ की बात करते हैं तो वहां पर 2 एसएमई आईपीओ 12 सितंबर को और 4 एसएमई आईपीओ 11 सितंबर को क्लोज होने वाले हैं, यानी कि 6 एसएमई आईपीओ और 4 मेन लाइन आईपीओ। हमें अपना सारा का सारा फंड, जितना भी हमारे पास फंड होने वाला है, इन 10 आईपीओ में प्रॉपर्ली एलोकेट करना पड़ेगा। और किस तरीके से कौन कौन से आईपीओ सबसे अच्छे होने वाले हैं और कहां पर हमें मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होने वाली है, उसके बेस पर ही हमें वहां पर हमारे फंड्स को मैनेज करते हुए उन आईपीओ को अप्लाई करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जहां पर हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होने वाला है कि वो 10 के 10 आईपीओ अप्लाई कर सके, एटलीस्ट मैं तो नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर फंड मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया हो जाएगा, तो उस पॉइंट को ध्यान में रख लीजिएगा। आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए फंड मैनेजमेंट के रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों की हेल्प उसमें कर सकूं। हाउएवर, अगर हम सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को स्टडी आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं जिसे हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट, इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा होने वाला है। तो ऐसे में जिन भी लोगों के पास बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व का आईपीओ होगा, कौन सी तारीख तक, 29 को जिन्होंने लास्ट में बाय किया है, यानी कि 29 तारीख को जिन्होंने भी ये आईपीओ खरीदे हैं, जिन्होंने 30 को खरीदे हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, बट जिन्होंने 29 को बाय किया है वो एलिजिबल होने वाले हैं। बिकॉज हमारे पास रिकॉर्ड डेट होने वाली है 30 की, यानी कि 30 तक वो आईपीओ हमारे डीमेट अकाउंट में होने चाहिए थे। तो एज पर T+1 रूल 29 से पहले पहले इंक्लूडिंग 29 डेट जिन्होंने भी बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व का एक भी शेयर खरीदा है वो शेयर होल्डर कोटा के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं, वो वहां पर इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपका पहला डाउट क्लियर हो चुका होगा। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं वो हमारे पास आ जाता है, जनरली हम एक ही आईपीओ को एक ही डीमेट अकाउंट में से एक ही कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास 3 कैटेगरीज आ जाती है जहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन कौन सी होने वाली है? सबसे पहले तो शेयर होल्डर कैटेगरी, सेकंड हमारे पास आ जाती है एम्प्लॉय कैटेगरी, अगर हम एम्प्लॉय हैं। अगर हम एम्प्लॉय नहीं है तो इस कैटेगरी को हम इग्नोर कर देंगे। थर्ड हमारे पास नॉर्मली जो भी हमने कैटेगरी लगानी होती है रिटेल या एचएनआई की, तो वो कैटेगरी हमारे पास आ जाती है। तो अगर हमारे पास शेयर होल्डर कोटे के लिए एप्लीकेबल हैं, यानी कि 29 तारीख से पहले पहले हमने कोई भी शेयर खरीदा है, तो वहां पर हम उनसे शेयर होल्डर कैटेगरी में और उसी के साथ साथ रिटेल कैटेगरी में या एचएनआई कैटेगरी में किसी भी एक कैटेगरी में उस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। दोनों कैटेगरीज में हम अप्लाई नहीं कर सकते कि जहां पर हमने रिटेल में भी कर दिया एचएनआई में भी कर दिया। ये गलती मत कीजिएगा, या तो रिटेल में करिएगा या एचएनआई में भी करिएगा, एचएनआई में भी या बिग एचएनआई में या स्मॉल एचएनआई में। अगर आप एम्प्लॉय हो तो साथ में एम्प्लॉय कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो। फिर हमारे पास 3 ऑप्शन आ जाती है। अगर हम एम्प्लॉय नहीं है तो हम 2 ऑप्शंस के साथ इसे यूज कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है हम शेयर होल्डर कोटा में कितना मैक्सिमम एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो वहां पर हम एज पर शेयर होल्डर कोटा मैक्सिमम 2 लाख से नीचे नीचे जितने भी हमारे पास लोट बनते हैं, एग्जैक्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, 13 लोट्स हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आप चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर हमारे पास अमाउंट हो जाएगी 1,94,740 रुपीज की। इन शॉर्ट शेयर होल्डर कैटेगरी में हम मैक्सिमम 13 लोट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पर हमारा ये भी डाउट क्लियर हो चुका होगा। और शेयर होल्डर कोटा में हमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पर यहाँ पर अलॉटमेंट होने वाली है। फोर्थ क्वेश्चन इज दैट कि अगर हम आज के दिन पे इन शेयर्स को बेच दे बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस का, तो अगर हमारे मन में डाउट आता है क्या हम उसको बेच सककर क्या हम शेयर होल्डर कोटा के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं, तो मत बेचो। एक शेयर आप होल्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हम चाहे तो बेच सकते हैं, क्योंकि एज पर रिकॉर्ड डेट हमारे पास उस तारीख तक वो आईपीओ होना चाहिए था। उसके बाद हो ना हो मैटर नहीं करता है, बट फिर भी अगर हमें
मन में टेंशन होती है तो हम वहां पर एक शेयर होल्ड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारे पास कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जो यहाँ पर हमारे काफी ज्यादा डाउट आ जाते हैं। तो आई होप कि आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब अगर हम सीधा चलते हैं हमारी रिव्यू वीडियो पर, और वहां पर मैं अगर स्टार्टिंग में अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जहां पर ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से स्टडी करने वाला हूं, वो भी एचएनआई कैटेगरी में। बिग एचएनआई कैटेगरी में ही स्टडी करूंगा या फिर रिटेल कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू माय फंड्स, बिकॉज स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में थोड़ी सी मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू बिग एचएनआई और रिटेल कैटेगरी। हाउएवर अब आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2008 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो आई नो कि सभी को इसके काम के बारे में पता होगा, क्योंकि इस कंपनी का नाम ही काफी होने वाला है। हाउएवर ये कंपनी नॉन डिपॉजिटिंग टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होने वाली है, जो रजिस्टर्ड हुई है विद द नेशनल हाउसिंग बैंक सिंस 2015 एंड ऑफर करती है मॉर्गेज लोन सिंस द फाइनेंशियल ईयर 2018। और ये कंपनी पार्ट होने वाली है बजाज ग्रुप का। बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी प्रोवाइड करती है कस्टमाइज फाइनेंशियल सोल्यूशन टू इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट फॉर द परचेज एंड रेनोवेशन ऑफ होम्स एंड कमर्शियल स्पेसेस। कंपनी के मॉर्गेज प्रोडक्ट रेंज में कंप्रेहेंसिवली आ जाते हैं होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रेंट कंसेशन, डेवलपर फाइनेंस। एज ऑफ मार्च 31, 2024 कंपनी के पास 3,08,693 एक्टिव कस्टमर्स होने वाले हैं, जहां पर 81.7% वर होम लोन कस्टमर, जो एक अच्छा फिगर हो जाता है, क्योंकि होम लोन में काफी ज्यादा कम पॉसिबिलिटी हो जाती है लोन के डिफॉल्ट होने की। होने को हो सकता है, बट वहां पर कंपनी क्योंकि मोस्टली लोन देती है सैलरीड पर्सन को, जिसकी वजह से वहां पर काफी कम चांसेस होते हैं कि लोन डिफॉल्ट हो। कंपनी के नेटवर्क की बात करते हैं तो 215 ब्रांचेस होने वाली है इन 174 लोकेशन अक्रॉस 20 स्टेट्स एंड 3 यूटीज। ओवरऑल में काम देखते हैं, काम अच्छा है, सेगमेंट अच्छा है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की, तो वहां पर अगर हम इस कंपनी के एनपीए की बात करते हैं तो वहां पर एज पर 2024 इनका ग्रोस एनपीए 0.27% का होने वाला है। अगर हम बात करते हैं कंपनी किनको ज्यादा लोन प्रोवाइड करती है, तो सैलरीड क्लास को 87.5% लोन्स इन्होंने प्रोवाइड किए हैं एज ऑफ 31 मार्च 2024। होम लोन की बात कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कस्टमर को 4.3% एंड सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल कस्टमर्स को 8.2%। एंड 2023 एंड 2022 में ये फिगर 90% का होने वाला था सैलरीड पर्सन के लिए। कंपनी का मेजर एयूएम कंसंट्रेटेड होने वाला है 4 स्टेट्स और एक यूटी में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात एंड न्यू दिल्ली में, जहां पर इनके टोटल एयूएम का 85% आता है इन 5 स्टेट से, जहां पर महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा आता है 31.5% का। बाकी का आप इंटरनल रिस्क फैक्टर इस कंपनी के डीआरएचपी में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 9 सितंबर को और क्लोज होगा 11 सितंबर को। अलॉटमेंट होगी 12 सितंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 13 सितंबर से। आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटर 13 सितंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 16 सितंबर की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड होगा 66 से 70 रुपीज पर शेयर का। लोड साइज होने वाला है 214 शेयर्स का। टोटल इशू साइज है 6560 करोड़ का। एक काफी बड़ा आईपीओ होने वाला है, जहां पर काफी ज्यादा लोगों को जी आईपीओ भर के मिलने वाला है। फ्रेश इशू होगा 3560 करोड़ का, जिसमें से ओएफएस रहेगा 3000 करोड़ रुपीज का। बीएसई एनएसई दोनों पर जो आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और एचएनए में 15% का होने वाला है। लोड साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोड पड़ेगा 214 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,980 रुपीज की। स्मॉल एचएनए में मिनिमम 40 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,09,720 रुपीज की। बिग एचएनए में 67 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,03,660 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग थी 100% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले टोटल एसेट 2022 में थे 48,527 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुके हैं 81,827 करोड़ के। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है।
रेवेन्यू की बात करते हैं 2022 में था 3767 करोड़ का, 2023 में 5665 करोड़ का एंड 2024 में 7617 करोड़ का। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 709 करोड़ का, 2023 में 1257 करोड़ का, 2024 में 1731 करोड़ का। फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 12,233 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 5520 करोड़ का, टोटल बोनस कंपनी के पास 69,129 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियली बात करते हैं तो एक अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आपके मन में डाउट आ सकता है कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स काफी ज्यादा होने वाली है, बट जिस तरीके का सेगमेंट है, क्योंकि कंपनी को बाकी लोगों को लोन देना पड़ता है, तो ऐसे में कंपनी खुद भी कहीं से लोन अरेंज करती है और फिर उन्हें उनसे ज्यादा इंटरेस्ट पे देने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर डेट हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और इस सेगमेंट में हमें कंपनी के ऊपर डेट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की क्यों आ रहा है आई, तो वहां पर फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए इनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होने वाली है। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5800 करोड़ की, डेट इक्विटी रेशियो 5.7 का, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि कंपनी के ऊपर डेट होने वाला है काफी ज्यादा, बट इट्स ओके। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 3.6% की काफी ज्यादा कम है। प्राइस टू वैल्यू 3.72 की, ईपीएस प्री आईपीओ 2.21 की, पोस्ट आईपीओ 2.32 की, काफी ज्यादा कम है। पी बात करते हैं प्री आईपीओ 31 की, पोस्ट आईपीओ 30 की। अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो फंडामेंटल हमें यहाँ पर अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं, बट अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में जाकर बात करते हैं तो वहां पर काफी सारी कंपनीज हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जिसका पी है 7.3 का, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 12.4 का पी, कैनरा फाइनेंस होम्स 12.9 का पी, आधार हाउसिंग फाइनेंस 18.7 का पी, आवास फाइनेंशियर्स 25 का पी, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस 24 का पी, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी 24 का पी। अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर से इनके कंपैरिजन करते हैं तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर इस कंपनी का आईपीओ थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर ऑलमोस्ट 70 से 75% के बीच का हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर ना ही ये आईपीओ सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है, बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।